नमस्कार साथियों, मैं विकास प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिक्षा संकल्प 1.0 पे। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे निगमन विधि के बारे में, अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन के बारे में। हमने पिछले वीडियो में आगमन विधि के बारे में बात की थी, तो आज हम निगमन विधि के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निगमन विधि का उपयोग कब किया जाता है? निगमन विधि का उपयोग कब किया जाता है? जब निष्कर्ष पूर्व निष्पत्ति से लिया जाता हो, जब निष्कर्ष अनुभव पर आधारित हो, जब निष्कर्ष अनुमान पर आधारित हो, जब निष्कर्ष प्रायोगिक साक्ष्यों पर आधारित हो। तो दोस्तों, इसका आप आंसर बताइए, क्या होगा सही इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा जब निष्कर्ष की निष्पत्ति से लिया जाता हो। निगमन विधि है वो आगमन विधि की ही विपरीत होती है। आपने कल भी मैंने आपको बताया था, आगमन विधि के विपरीत क्या होता है? निगमन विधि होती है। निगमन विधि के जनक भी प्लेटो व अरस्तु को माना जाता है। सर्वप्रथम शिक्षक बालकों को समझ नियम प्रस्तुत करता है। इसके अंदर मतलब इसके अंदर क्या है? निगमन, नए से निगमन होता है और नी से नियम नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम रटाए जाते हैं। निगमन विधि में क्या रटाए जाते हैं? नियम रटाए जाते हैं। नियम, नी से निगमन, ने से नियम रटाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूं। निगमन विधि में कौन सा तर्क प्रयोग किया जाता है? निगमन विधि है उसमें कौन सा तर्क प्रयोग किया जाता है? सामान्य से विशेष, विशेष विशेष से सामान्य, व्यक्तिगत अनुभव या सांख्यिकी विधि। निगमन विधि है उसके अंदर कौन सा तर्क प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सामान्य से विशेष। सामान्य से विशेष। और विशेष से सामान्य किस में होता है? आगमन विधि में। आगमन विधि का ही उल्टा क्या होता है? सामान्य से विशेष होता है। ये विशेष का ध्यान रखना दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आता ही रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निगमन विधि किस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचती है? निश्चित, संभावित, अनुमानित या अप्रमाणित? निगमन विधि के बारे में बात चल रही है, किस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचती है ये? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा निश्चित। किस पे? निश्चित हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा छोटा कर देता हूँ सब। निगमन विधि में मुख्य रूप से कितने प्रकार की संकल्पनाएं होती हैं? निगमन विधि में क्या पूछ रहा है? संकल्पनाएं पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकल्पनाएं कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जी। निम्न में से कौन सा उदाहरण निगमन विधि का है? उदाहरण पूछा है, निगमन विधि का कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। सभी मनुष्य नश्वर है। राम एक मनुष्य है इसलिए राम नश्वर है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कई कुत्ते भूरे रंग के होते हैं इसलिए सभी कुत्ते भूरे रंग के होते हैं। भारत में बारिश होती है इसलिए दुनिया में हर जगह बारिश होती है, या कोई नहीं? इसका आंसर बताइए आप, क्या होगा? निगमन विधि का उदाहरण पूछ रहा है ये दोस्तों। इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल। सभी मनुष्य नश्वर है। सभी मनुष्य क्या नश्वर है? राम एक मनुष्य है इसलिए राम नश्वर है। ठीक है, राम एक मनुष्य है इसलिए ये सही है। सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं होगा? ये देखिए, कई कुत्ते भूरे रंग के होते हैं इसलिए सभी कुत्ते भूरे रंग के होते हैं। नहीं, यहाँ पे बात कर रहे हैं ये कई कुत्ते भूरे रंग के होते हैं इसलिए सभी कुत्ते भूरे रंग के नहीं हो सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है, भारत में बारिश होती है इसलिए दुनिया में हर जगह बारिश होती है। जरूरी नहीं है भारत में बारिश होती है। कहीं पे भारत में बारिश होती है तो पाकिस्तान में बारिश नहीं होती है। तो ये इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन है कोई नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। निगमन विधि में निष्कर्ष पूर्व निष्पत्तियों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी, निगमन विधि में तर्क सटीक और तार्किक होता है। निगमन विधि में निष्कर्ष हमेशा सत्य होता है। निगमन विधि केवल संभाव्य निष्कर्ष देती है। ये देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था निम्न में से कौन सा सही नहीं है। देखो यहाँ पे क्या आ गया? केवल आ गया। केवल आते ही ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है जो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी।
निगमन विधि केवल संभाव्य निष्कर्ष नहीं देती है। निगमन विधि में निष्कर्ष हमेशा सत्य होता है। निगमन विधि में निष्कर्ष कैसा होता है? हमेशा सत्य होता है। ये सही बात है। निगमन विधि में तर्क सटीक और तार्किक होता है। ये सही है। निगमन विधि में निष्कर्ष पूर्व निष्पत्तियों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। निगमन विधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? निगमन विधि पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। क्या कहते हैं? डेड्यूकेटिव मेथड, इंड्यूकेटिव मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या लॉजिकल मेथड। तो इसका आंसर बताइए आप सब। निगमन विधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डेड्यूकेटिव मेथड, डेड्यूकेटिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। निगमन विधि में किस प्रकार के कथन होते हैं? सामान्य कथन और विशेष कथन, व्यक्तिगत कथन, अनुमानित कथन या ऐतिहासिक कथन। इसका आंसर बताइए आप, क्या होगा? निगमन विधि किस प्रकार के कथन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य। यानी सामान्य से क्या होता है? विशेष होता है। आपको बताया था अभी, सामान्य से विशेष क्या होता है? निगमन विधि में होता है। आगमन विधि में क्या होता है? विशेष से सामान्य की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निगमन विधि किस क्षेत्र में अधिक उपयोगी होती है? निगमन विधि पूछ रहा है कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक निगमन विधि का उपयोग कौन से क्षेत्र में किया जाता है? गणित में, भौतिक में, दर्शन में या सभी में? इसका आंसर बताइए आप, किसमें निगमन विधि का उपयोग होता है? तो इसका उपयोग गणित में भी होता है, भौतिक में भी होता है, दर्शन में होता है, सभी में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां क्वेश्चन। निगमन विधि का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? निगमन विधि है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? निष्कर्ष को प्रमाणित करना, नए सिद्धांत बनाना, संभावनाओं पर विचार करना या पूर्वानुमान करना। निगमन विधि का मुख्य लक्ष्य पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा निष्कर्ष को प्रमाणित करना। निष्कर्ष को प्रमाणित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है नए सिद्धांत बनाना, ये इसका काम नहीं है। संभावनाओं पर विचार करना, पूर्वानुमान करना निगमन विधि का उपयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 11 नंबर। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा है यहाँ पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, सही तर्क का एक उदाहरण कौन सा है? मतलब तर्क पूछ रहा है ये सही कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि सभी पक्षी उड़ते हैं और कबूतर एक पक्षी है तो कबूतर उड़ता है। देखिए आगे, हाँ हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, यदि कुछ कुत्ते भूरे होते हैं तो सभी कुत्ते भूरे होते हैं। नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं ये कुछ कुत्ते भूरे होते हैं तो सभी कुत्ते भूरे कैसे हो जाएंगे? तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, यदि पानी गीला होता है तो आग ठंडी होती है। ये कौन सा तर्क हुआ? ये भी गलत हो जाएगा। यदि सभी पेड़ हरे होते हैं तो सभी हरी चीज़ें पेड़ होती हैं। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सभी पक्षी उड़ते हैं, सभी पक्षी उड़ते हैं और कबूतर एक पक्षी है तो कबूतर उड़ता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ जी, निगमन विधि में किस प्रकार के निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं? निगमन विधि है उसमें किस प्रकार के निष्कर्ष है वो अधिक विश्वसनीय, मतलब विश्वास कर सकते हैं हमने? सैद्धांतिक, सांख्यिकी, अनुमानात्मक या अनुभवजन्य? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सैद्धांतिक। क्या होगा? सैद्धांतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगली स्लाइड में चला गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का निगमन तर्क नहीं है? नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, निगमन तर्क नहीं है। तुलनात्मक तर्क, वर्गीकरण तर्क या अव्यवस्थित तर्क या अनुमेय तर्क? इसका राइट आंसर होगा सी, अव्यवस्थित तर्क है। ये क्या है? निगमन का तर्क नहीं है। तो तुलनात्मक तर्क होता है, वर्गीकरण होता है, अनुमेय तर्क, ये तीनों होते हैं। कौन सा नहीं? अव्यवस्थित तर्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा निगमन विधि की विशेषता नहीं है? निगमन विधि है उसकी विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? निश्चितता, सत्यापन, अनुमान या तर्क संगतता? इसका आंसर क्या होगा बताइए आप सब। निम्न में कौन सा निगमन विधि की विशेषता नहीं है? निगमन विधि की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमान। अनुमान है इसका आंसर, नहीं है। यहाँ पे निश्चितता तो है, सत्यापन होता है, तर्क संगतता होती है निगमन विधि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत ही नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए,
जिज्म किस विधि से संबंधित है? सिलोजिज्म, निगमन विधि, आगमन विधि, अनुभवजन्य विधि या वैज्ञानिक विधि? तो आपको पता है निगमन विधि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूं, अब सही है। निगमन विधि का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की सोच में किया जाता है? वैज्ञानिक सोच, दार्शनिक सोच, गणितीय सोच या सभी में? किस में किया जाता है? निगमन विधि का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की सोच में किया जाता है? सोच में पूछ रहा है, तो निगमन विधि है उसका ऑप्शन वैज्ञानिक सोच, दार्शनिक सोच, गणितीय और सभी के लिए सभी में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, निगमन विधि का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? यदि ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए बराबर सी होगा। मतलब ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, तो ए सी बी बराबर होगा। इसका सही है। आगे बात करते हैं। यदि कुछ कुछ फूल लाल होते हैं तो सभी फूल लाल होते हैं, ये जरूरी नहीं है, गलत हो जाएगा। यदि सूर्य पूर्व में उगता है तो वह हमेशा पूर्व में उगेगा, ये भी सही नहीं है। यदि पानी ठंडा हो सकता है तो आग भी ठंडी है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए बराबर बी क्या होगा? सी है, क्योंकि ये दोनों अपने बराबर है, तो ये भी बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। निगमन विधि का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? निगमन विधि का सबसे महत्वपूर्ण घटक पूछ रहा है, कौन सा है? प्रागण, तर्क, निष्कर्ष या सभी? तो इसका राइट आंसर बताइए आप, क्या होगा? निगमन विधि का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होगा? तो इसका उपयोग सभी सभी ऑप्शन यही होगा, प्रागण, तर्क या निष्कर्ष, तीनों आंसर है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। निगमन विधि में सत्यापन की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? निगमन विधि के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें पूछ रहा है निगमन विधि में सत्यापन की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? प्रारंभिक कथनों की सत्यता पर, संभावनाओं पर, अनुभव पर, व्यक्तिगत राय पर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निगमन विधि में सत्यापन की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक कथनों की सत्यता पर की जाती है। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, छोटा कर देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब सही है। देखिए, निम्न में से कौन सा तर्क निगमन विधि का पालन करता है? चार तर्क दिए गए हैं, इनमें से पूछा है निगमन विधि का पालन कौन करता है। ठीक है, पहला है सभी ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। सभी ग्रह, ये सूरज है क्या? सभी ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है, सही है, इसलिए पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। हाँ, आगे चलते हैं। कई पक्षी उड़ सकते हैं, इसलिए सभी पक्षी उड़ सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कई पक्षी उड़ सकते हैं, तो सभी पक्षी कैसे उड़ सकते हैं? तो ये गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है मैंने अब तक जो देखा उसे लगता है कि सभी सेब लाल होते हैं, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है मेरे सभी दोस्त क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये जरूरी नहीं है। मेरा दोस्त क्रिकेट खेलता है तो सभी लोग क्रिकेट जरूर थोड़ी है, बास्केटबॉल खेल सकते हैं और कुछ बहुत सारे गेम खेल सकते हैं, तो ये भी इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, ये देखिए सभी ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है तो वो सूरज के चारों ओर घूमेंगी, तो राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये आज का अंतिम था। तो ये हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन निगमन विधि के बारे में हुए हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में अगली विधि लेके आएंगे। तो आपने थोड़ा सा इसके बारे में, निगमन विधि में बारे में बता देता हूँ। इसके बहुत बार पूछे जाते हैं सोपान कितने हैं? क्या पूछे जाते हैं? सोपान। ये याद रखा, निगमन विधि के 4 सोपान होते हैं। कौन कितने होते हैं? 4 सोपान होते हैं इसके। पहला है, मैं इसे बोल के सुना देता हूँ। पहला है नियमीकरण। कौन सा है? नियमीकरण है। दूसरा है उदाहरण प्रस्तुतिकरण, उदाहरण। और तीसरा है तुलना होता है। चौथा है सत्यापन, यह जांच की जाती है। पहला है नियमीकरण, दूसरा है उदाहरण, तीसरा है तुलना और चौथा है सत्यापन। ये इसकी 4 सोपान है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं ये चारों। जैसे थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये आगमन विधि है, उसकी अपोजिट होती है, आपको पता है। इसके अंदर थोड़े गुण हैं, जैसे समय और परिश्रम कम लगता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नियम है। नियम रटाए जाते हैं, पहले नियम रटाए जाते हैं, फिर उदाहरण किए जाते हैं। जैसे हम संधि करते हैं, संधि के ऐसे रूल रट लेते हैं। ए प्लस ए आ होता है, ए प्लस आ मतलब आ हो जाता है।
जैसे हमें ये क्या है, नियम है, इसको रट लेते हैं, फिर इनसे उदाहरण करते हैं। ये निगमन विधि के उदाहरण है। जैसे इसके अंदर क्या होता है, समय व परिश्रम कम लगता है, समय व परिश्रम कम लगता है। शिक्षक का अनुभवी व प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। यानी नियम याद किसके होगा, जो शिक्षक है उसको अनुभवी होगा, तभी वो इसका क्या है, उदाहरण आगे प्रस्तुत कर सकेगा। पाठ्यक्रम समय पर पूरा होगा। इसके अंदर उन सत्र की कक्षाओं के लिए उपयोगी है ये, क्योंकि उन सत्र वाले होते हैं, मतलब बड़ी कक्षाएं होती हैं, वो क्या क्या होती है, नियमों को रट लेती है। पर छोटी कक्षा बच्चे होते हैं, जैसे टू सेकंड और थर्ड क्लासेज होती है, वो नियम नहीं रट सकते, इसलिए उनको पहले क्या है, उदाहरण दे के समझाया जाता है, फिर नियम रटाए जाते हैं। ठीक है। और ये इसके दोष है वो आगमन विधि के ही अपोजिट है। मतलब आगमन विधि आपके याद है तो निगमन विधि आपको याद हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।